आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए जो संस्था है नैन्सी फाउंडेशन, इनका भी अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है जो समाज के अंदर हमारे बीच में जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, इस धरोहर के प्रति हमारी जो कनेक्शन है वो टूटता जा रहा है और खासतौर से हमारे बच्चों में टूटता जा रहा है, उसको पुनर्जागृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे यहाँ आने से पहले बिल्कुल पता नहीं था कि मैं आ भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ऐसी व्यस्तताएं थी, लेकिन शिव जी की कृपा है, माता लल्लेश्वरी का आशीर्वाद है कि खींच के ही लेके आए यहाँ पे और मैं यहाँ पहुंच गई। मुझे बड़ा आनंद और हर्ष है इस बात का कि इस मंच में, इस कार्यक्रम में हमारे प्रोफेसर राम बहादुर शुक्ला जी हैं और डॉक्टर जागीर सिंह जी हैं। जब मैं इनके बारे में जब मुझे बताया गया था, जब मैंने इनका लिटरेचर देखा था, तो मुझे यहाँ आने की लालसा और बढ़ी। और ख़ास तौर से संजय रैना जी को तो हम हमेशा सुनते रहते हैं, इतने विद्वान व्यक्ति हैं। मुझे लगा कि यहाँ आने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, कुछ समझने को ज़रूर मिलेगा, और मैं उसी जिज्ञासा के साथ इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तीसरी बात ये कि मैं कश्मीर शैव दर्शन या त्रिख दर्शन या माता लल्लेश्वरी का कोई स्कॉलर हूँ नहीं, इसलिए मेरे से कोई त्रुटि गलती हो सकती है तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगने का अपना हाथ जोड़ के आप लोगों से कहूँगा। परंतु मैं एक स्टूडेंट के रूप में पिछले कुछ वर्षों से मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के पश्चात मेरा इस विषय के प्रति थोड़ा जिज्ञासा बढ़ी और उस जिज्ञासा ने मुझे इस विषय की ओर पढ़ने की ओर ध्यान आकर्षित किया। और वही एक कारण है कि मैं थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ता हूँ और जहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं वहाँ जाने का प्रयास करता हूँ कि हो सकता है कुछ हमें भी मिले। तो इसलिए मैं पहले ही कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं अपने एक्सपर्ट से कहूँगा कि मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। इतना स्नेह उनके मन में इस विषय के प्रति होगा और हम जैसे जिज्ञासुओं के प्रति भी अवश्य शायद इस प्रकार का स्नेह रहेगा। पहली बात जो मुझे अंदर से लगी जब मैं सुन रहा था, जब डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को स्वीकारना है, तो मुझे लगता है स्वीकार शब्द शायद पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि स्वीकारना किसे है? मतलब शिव को स्वीकारना, ललित को स्वीकारना, ललित के विषय को स्वीकारना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्वीकारना और अस्वीकारना ये दोनों ही शिव हैं। क्योंकि इस दुनिया, इस जगत में अच्छा भी शिव है और बुरा भी शिव है। ऐसा तो है नहीं कि अगर अच्छा है तो वही शिव है और अगर बुरा है तो वो शिव नहीं है। क्योंकि अगर हम कहते हैं सबकी उत्पत्ति शिव से ही हुई है, तो सबकी मतलब अच्छाई की भी उत्पत्ति शिव से ही हुई होगी और बुराई की भी उत्पत्ति शिव से ही हुई होगी, सच की भी उत्पत्ति शिव से ही हुई होगी और असत्य की भी उत्पत्ति शिव से ही होगी। तो सब कुछ तो शिव ही है। और ललित का बड़ा विचित्र वाक्य है जो मुझे इस विषय को ध्यान में लाने के लिए, जो ललित का बड़ा ही सुंदर वाक्य है। ललित कहती है गगन से भूतल से, गगन से भूतल से पवन दोहरात, अर्घ चंदन पोष पोन से सुख सकलित लागे क्या। अब देखिए कितना गहरा भाव इस वाक्य में है। गगन से, भूतल से, अर्घ चंदन पोष पोन से, मतलब हम बच्चे जो 10th में पढ़ते हैं ना, डॉक्टर साहब ने अभी कहा सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर आपके चारों ओर है। तो इस मैटर को कैसे उसने समाया अपने इस ललवाक में। अब देखिए वो कहती है गगन से भूतल से। गगन मतलब ये आकाश, हमारे जो पंच तत्व भी आप देखेंगे ना, हम पंच तत्वों की बात करते हैं। सन आपका अर्थ है, धरती है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, जल है। कहती है गगन से भूतल से पवन दोहरात, अर्घ चंदन पोष पोन से चुक सकलित लाभे। क्या मीन्स एवरीथिंग इज यू। अगर सो रही के छुप तो क्या लाभ है। इसलिए सच भी वही, झूठ भी वही, अच्छा भी वही, बुरा भी वही,
स्वीकारना भी वही, अस्वीकारना भी वही। तो फर्क है कहां? तो फर्क आती कहां पे है? तो अस्वीकारने की जो परिस्थिति है वो है अज्ञानता की परिस्थिति। जब नहीं जानते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात का रेफरेंस दिया, वो था प्रतिविज्ञा। कश्मीर शैव दर्शन में प्रतिविज्ञा का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और वो प्रतिविज्ञा यही सत्य और असत्य के बीच का एक मार्ग है। यानी प्रतिविज्ञा का मतलब ही यही है स्वयं को जानना। तो जैसे जैसे जानना बढ़ेगा वैसे वैसे अज्ञानता हटेगी। आप देखिए ना, जैसे जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसकी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है उसका व्यवहार भी बदल जाता है, और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसका व्यवहार और बदल जाता है। यानी जो स्पैन ऑफ कॉन्शियसनेस है जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एक व्यक्ति के व्यवहार में, उसके चरित्र में, उसके कैरेक्टर में, उसकी सोच में परिवर्तन आता है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं पिछले मेरा सारा रिसर्च साइकोलॉजी में रहा है। मेरा कोर एरिया रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रहा है। मेरी पीएचडी भी एचआरडी में रही है। उसमें हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिलोसोफर रहा है वेस्ट में, जिसको हम डैनियल गोलमैन बोलते हैं। और डैनियल गोलमैन ने एक बड़ी अच्छी फिलोसफी पूरे जगत को दी, जिसका आज कॉर्पोरेट जगत में बड़ा इस्तेमाल होता है। उसे बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हर एक चर्चा करता है कि लीडर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन जब आप उसको तोड़ते हैं, मतलब जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है सेल्फ अवेयरनेस। यानी किसी भी लीडर की लीडरशिप कैपेबिलिटी किस पर आधारित है? सेल्फ अवेयरनेस। जितनी जितनी अवेयरनेस लीडर की बढ़ेगी उतना उतना लीडर के व्यवहार में, सोच में, एक्शंस में, बिहेवियर में, एबिलिटीज में, परफॉर्मेंस में परिवर्तन आता जाएगा। और अवेयरनेस किस चीज की? तो इमोशनल इंटेलिजेंस में फंडामेंटल अवेयरनेस है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। प्रतिविज्ञा भी वही कहती है, लेकिन फर्क थोड़ा सा उसमें और मॉडर्न साइंस में कहां है वो भी बताऊंगा आपको। मॉडर्न साइंस की अवेयरनेस है अपने बिहेवियर्स को समझना, अपनी इमोशंस को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना। तो मॉडर्न साइंस की लिमिटेशंस हैं कि वो एक व्यक्ति को केवल अपने इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में ही ज्ञान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन जो कश्मीर शैव दर्शन है, जो प्रतिविज्ञा है, जो लल्लद है, वो हमें इमोशंस और फीलिंग, क्योंकि इमोशंस और फीलिंग भी मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि हर शब्द में शक्ति है, हर शब्द में शक्ति है। यानी जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ये बोलना भी तो शक्ति का ही एक प्रवाह है। अब इसके पीछे भी साइंस है। आज अगर आप क्वांटम वर्ल्ड में जाएंगे, जो लोग फिजिसिस्ट होंगे, यहां अगर कोई फिजिक्स पढ़ाता है तो वो समझते होंगे कि क्वांटम वर्ल्ड में जो कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चलता है। और वो अब ये देखने लगे हैं कि ये दुनिया ह्यूमन फिजिकल फॉर्म और मेंटल फॉर्म और इमोशनल फॉर्म के भी पीछे है। यानी जैसे ये स्पीकर है या ये टेबल हमें ये मैटर के फॉर्म में दिखता है, ये सॉलिड मैटर है। वो कहते हैं अगर इस सॉलिड मैटर को आप तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, टेबल नहीं रहेगा। फिर उसको और तोड़ेंगे, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, फिर और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे। तोड़ते 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 आप जहां पहुंचोगे कुछ तो बचेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये खत्म हो जाएगा। वो कहते वो क्वांटम लेवल है, वो है साइंस में क्वांटम लेवल। यानी हिंदी में मैं उसको कहूं क्वांटम लेवल मतलब जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। तो हमारे शैव दर्शन में जो डॉक्टर साहब ने बात बताई, बड़ी जबरदस्त बात कही इन्होंने। कहा परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी। अब मैं इसको सहज भाव में आपको बताता हूं, जो हमारी जिस साइंस में मैं भाषा में बात करता हूं, जो मैनेजमेंट की भाषा है। अब वैखरी का जो मुझे समझ में आता है, ये जो मैं अभी बोल रहा हूं,
ये वैखरी है। यानी मैं कुछ बोल रहा हूं, यहां से शब्द बाहर आते हैं, वो आपके कानों तक पड़ते हैं, आप उसको सुन पाते हैं, आप उसको इंटरप्रेट करते हैं और एक संवाद बनता है दो लोगों के बीच में। लेकिन ये तो एक्सप्रेशन है, ये वर्ड का एक्सप्रेशन है, शब्द का एक्सप्रेशन है। लेकिन इस एक्सप्रेशन के पीछे भी एक दुनिया है, जो उसको डॉक्टर साहब ने कहा, वो है मध्यमा। और साइंस की दुनिया में हम उसे कहते हैं इंटेंट। यानी मैंने आपको कुछ कहना है, मैंने कहा संजय जी आप तो गजब के आदमी हो, आप जैसा विद्वान ही कहीं नहीं है। ये शब्दों में मैंने कहा संजय जी को, ये वैखरी है, आप रिलेट करना अपने डेली लाइफ को इसके साथ। मैंने संजय जी की तारीफ की, संजय जी आप जैसा गजब का आदमी कोई नहीं। वैखरी में मैंने ये कहा, ये तो एक्सप्रेशन है। लेकिन इंटेंट में क्या मैंने यही शब्द क्रिएट किए हैं? क्या मैं संजय जी को इंटेंट में अप्रिशिएट करता हूं? अगर इंटेंट और एक्सप्रेशन के बीच में समन्वय नहीं है तो क्या होगा? डिसहर्शन घरों में होता है ना, हमें किसी से कोई काम निकलवाना होता है तो हम उससे कहते हैं, अरे भाई तेरे जैसा बंदा ही कोई नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया कर दे इसको। लेकिन मन में सोच रहे होते हैं इतना इडियट आदमी है, तंग कर रखा है इसने मुझे। भाई दफ्तर में किसी से कोई फाइल निकलवानी है, आप जाके उसके सामने कितना मस्का लगाते हैं उसको, साहब आप जैसे अफसर दो चार और हो जाए ना तो इस देश का कल्याण हो जाए। लेकिन अंदर से बाहर जैसे निकलते हैं, कहते हैं यार इसको कब यहां से ट्रांसफर किया जाएगा। तो इंटेंट और एक्सप्रेशन, मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस विषय के बारे में डॉक्टर साहब ने कहा, परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनर्जी के फ्लो का। क्योंकि एनर्जी है कहां पे? एनर्जी शब्दों में। अब हाईएस्ट लेवल ऑफ शब्द टू लोएस्ट लेवल ऑफ, आप आ ई पढ़ते हैं ना जी, फाउंडेशनल शब्द कौन सा है? फंडामेंटल वर्ड जिससे सारे वर्ड बनते हैं, अब मुंह खोलेंगे तो अ ही निकलेगा, कोई भी शब्द खोलो। स्वरों के बाद व्यंजनों में कोई शब्द, व्यंजन है ना, स्वर और व्यंजन 10 हमने छोटे बचपन में पढ़ा है। व्यंजन में कोई शब्द लो आप, क ख ग घ न, क अ है फाउंडेशन, ट ठ ड ड न, ट अ है फाउंडेशन। ये प्रणव शब्द है, पहला शब्द, सृष्टि का पहला शब्द अ। और जो बंद शब्द है वो क्या है? जब आपने खोला और मुंह बंद किया म, ये बंद शब्द है, इसे भैरव बंद भी बोलते हैं। मुझसे गलती हो जाए डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा कहीं पे, वो आप, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है आपके सामने कुछ बोलने की। तो अ और म जो शब्द है, यही बनता है हमारा आउम। यही ओम है डॉक्टर साहब, संजय जी इसके गुणी हैं इस दर्शन के। तो जो यूनिवर्सल साउंड है, यूनिवर्सल साउंड जो साइंस भी आज कहता है यूनिवर्सल साउंड, वो हमें ओम के रूप में आती है, ओम के रूप में। यूनिवर्सल साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं, स्पंदन, उस स्पंदन की जो एनर्जी है, वो एनर्जी से क्या फॉर्म होता है? मैटर। यानी यूनिवर्सल साउंड, यूनिवर्सल वाइब्रेशन, यूनिवर्सल एनर्जी मैनिफेस्टिंग इनटू यूनिवर्सल क्रिएशन विच इज मैटर। मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। डॉक्टर साहब ने बड़ी ब्यूटीफुल बात बताई, हायर द फ्रीक्वेंसी एंड लोअर द फ्रीक्वेंसी। मैटर एक ही है, शिव तत्व एक ही है, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी पे है तो गैसियस स्टेट होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी पे है तो सॉलिड स्टेट होगी, और मीडियम स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट होगी। जैसे बर्फ का गोला हार्ड है, सॉलिड स्टेट है, सिर मारो फट जाएगा सिर। लेकिन वही बर्फ का गोला जब पिघल जाएगा तो पानी बन जाएगा।
और वही पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा तो गैस बन जाएगा, और वही गैस बरसात करके वापस आ जाएगा, फिर बर्फ बनेगा। एक ही स्टेट है, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे जब वाइब्रेट करती है वही एनर्जी, तो हम भी, ये टेबल भी, मैं और आप भी। इसलिए स्वीकारना और अस्वीकारना का सवाल ही नहीं, क्योंकि स्वीकारना भी वही है और अस्वीकारना भी वही है। टेबल भी मैं ही हूं, मैं भी ये टेबल हूं। क्योंकि मुझे भी अगर तोड़ दिया जाए, ये हाथ को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखा जाए, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन में, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। जिसे पॉल डिराक, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा, उसने कहा जब आप एंड पे जाओगे तो वहां है क्वांटम वैक्यूम। क्वांटम वैक्यूम यानी क्वांटम वैक्यूम मींस नथिंग, शून्य। लेकिन वो क्वांटम वैक्यूम नथिंग तो है, बट सोर्स ऑफ एवरीथिंग वही है। सोर्स ऑफ एवरीथिंग वही है। और ललित भी यही कहती है कि गगन से भूतल से पवन दो रात, अर्घ संदन पोष पूंज से शुक सकली, तो ला गई क्या अभी। तो हमारी जो ये कॉन्शियस स्टेट है, जो इस डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हम वैखरी और मध्यमा में सिंक्रनी बनाते हैं, जब ये एनर्जी का जो फ्लो है, और ये जो एनर्जी आती है, ये आती है परा से, यूनिवर्सल एनर्जी से, परा से एनर्जी आती है, वैखरी में जाती है। यानी फादर, वन मेरे फादर मुझे कहते थे, बाबा हैस्केज तलवार दारी पेट पापू बोलते थे ना, हम बोलते थे घरों में बच्चों को, किसी को भी, जब भी कोई इसको पढ़ता था कि बेटा ध्यान रखना, इट इज वॉकिंग लाइक ऑन द रेजर्स एज, बी केयरफुल, ऐसे बोलते थे। मुझे समझ में नहीं आती थी ये बात, वॉकिंग ऑन द रेजर एज मतलब क्या है। लेकिन जब उसको खोदना शुरू किया तो समझ में आया, रेजर एज है क्या। रेजर एज है वो जो वैखरी है और वो जो मध्यमा है, और उसके पीछे जो पश्यंती है। जब इंटेंट और एक्सप्रेशन के बीच में डिसहार्मनी है तो वाइब्रेशंस कोऑर्डिनेशन में नहीं रहती, वाइब्रेशंस आपके विरोध में काम करती है। यानी एनर्जी आपके ही विरोध में काम करती है जब आपका इंटेंट और आपका एक्सप्रेशन एक नहीं होता। यानी जब आपके मन में कुछ है और शब्दों में कुछ है, आपकी एनर्जी, आपका, मैं बच्चों से पूछूंगा, उन सबसे पूछूंगा, आपने जीवन में सोचा मैं कुछ बनना चाहता हूं, लेकिन बन नहीं पाए। आपने कुछ चीज मांगी, चाही, नहीं मिली, आप कहते भगवान तो है ही नहीं। आप कभी मन पे हाथ रख के आंख बंद करके सोचो, क्या आपने जो चाहा वो वैखरी, मध्यमा और पश्यंती, आपने उस एनर्जी को अलाइन किया। हम कभी चाहते इसलिए हैं क्योंकि उसने इतना बढ़िया घर बनाया, मेरे पास भी घर हो, चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंट है, वो इंटेंट उसके साथ अलाइन नहीं करते। तो इसलिए जीवन में ये बात हम सब याद रखें, किसी के साथ बुरा कुछ नहीं होता। बुरा जो होता भी है उसके पीछे भी कोई इंटेंट होता है प्रकृति का, लेकिन हम उस बुरे इंटेंट में भी किसी के लिए प्रति बुराई करते हैं। और जिस समय मन के अंदर बुराई के केंद्र बन जाते हैं, आप ये याद रखना, हम अगर किसी के लिए बुराई करते हैं, उस पर उसका प्रभाव पड़े या ना पड़े, उस बुराई के जो बीज हैं वो मैंने अपने अंदर तो अंकुरित कर ही लिए, और उसका फल भी मेरे ही अंदर निकलेगा। वो दूसरे में पड़े ना पड़े इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी जरूर है, वो हमारे बीच अंदर पड़ेगा और फलीभूत होगा। इसलिए इस फ्लो ऑफ एनर्जी को, ये जो एनर्जी हम एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं, इन दोनों की अलाइनमेंट करना जरूरी है। इसके पीछे की जो दुनिया है वो है पश्यंती। जब विचार और प्रस्तुति दोनों खत्म, तब विचारों से दुनिया नहीं चलती। विचारों से
और शब्दों से तो मैं दुनिया को रिझाऊंगा, लेकिन जब विचार भी गए, शब्द भी गए, तब आती कहां से है बात? तब आती है बात वहीं से, पश्यंती। साइंस में उसे हम कहते हैं इंट्यूटिव वर्ल्ड। इंट्यूटिव वर्ल्ड, इंटेंट वर्ल्ड, एक्सप्रेशन वर्ल्ड। और इंट्यूटिव वर्ल्ड के पीछे कौन सी वर्ल्ड है? परा वर्ल्ड, पराशक्ति। हम बोलते ना किसी को, इसकी तो वाक सिद्धि है, बोलते ना, रिश्ता बना है सबसे, वाक सिद्धि। ये जो बोलते हैं वही होता है। वाक सिद्धि का अर्थ क्या है? जीवन में आपको चाहो तो वाक सिद्धि आपको भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? इस फ्लो ऑफ एनर्जी को हार्मोनाइज करना। जिसने फ्लो ऑफ एनर्जी को हार्मोनाइज करना सीख लिया, समझ लिया, वो वाक सिद्धि ही होगी। वो जो चाहेगा वो होगा, उसे मिलेगा। तो आज का ये जो आपका जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ललदेद का एक वाक, ललदेद की बात है तो एक दो वाक जरूर कहूंगा। वो कहती है ना, ख्यन ख्यन करान कुन्नो वातक, ख्यन ख्यन करान कुन्नो वातक नख्यन गचक अहम करी सोई खे माले सोमय आसक सोंख्यत मुचर नहीं बरंदे। देखिए कितना ब्यूटीफुल वाक है। 700-800 साल पहले ललदेद को ये समझ में आया, ख्यन ख्यन करान। ये ख्यन ख्यन मतलब यात्य था, हुत्य गसम, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अभी मिला नहीं आता तो दूसरे को भी पकड़ना, मिल गया प्लानिंग तीसरे की करना। मतलब संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं। ख्यन ख्यन करान कुन्न होगा, मतलब इससे आपकी अलाइनमेंट नहीं बन सकती। न ख्यन गसक अहम करी। तो कुछ लोग कहते हैं त्याग तप सब छोड़ दो, वो उसके विरोध में भी बोल रही। वो कहती है कि जीवन जो है सोमई क्षमाई सोमई आसन, बैलेंस में। भाई उन्होंने कभी हमें नहीं कहा कि आप अपना घर बार छोड़ दो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पहाड़ों में चले जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो आपके पास उपलब्ध है उसका आनंद लो, और जितना है उतने में संतुष्टि करो। हम इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज करते हैं, वॉलंटरी पॉवर्टी। वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब ये नहीं कि आपको गुर्बत में रहना। वॉलंटरी मीन्स मैंने अपनी इच्छा से जितना चाहिए उतना ही रखना, मुझे और होर्डिंग की कोई लालसा नहीं है। ये देखिए कितना गहरा वाक ललदेद हमें 700 वर्ष पहले सुनाने का प्रयास कर रही है। और एक वाक इसका बड़ा विचित्र वाक है। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग जब इनकी निंदा करते हैं तो एक ललदेद कहती है, ये बड़ा सुंदर वाक्य है, आप याद रखिएगा, बहुत सुंदर है। कहती है युसा माये हेडियम गेलियम मस्खरी करियम। युसा माये हेडियम गेलियम तो मस्खरी करियम सुहा माये मनस खरियम न जा। सोचने की बात। युसा माये मनस हेडियम गेलियम तो मस्खरी करियम सुहा माये मनस खरियम न जा। शिव थैली पनुन अनुग्रह करियम। शिव ये पनुन अनुग्रह करियम। लोग को नमस्कार।